चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, द सिस्टम डेट इज 18th अगस्त 2016। सिस्टम की जो डेट है वो है 18 अगस्त 2016। क्या होगा इसका आउटपुट? अगर हम ऐसा बोलते हैं, डेट टाइम एक मॉड्यूल होता है, डेट टाइम डॉट डेट टुडे, यानी आज की डेट यहां से उठकर आ जाएगी कितनी, 18 अगस्त 2016, और हम प्रिंट कर रहे हैं टुडे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर टुडे का आया वो किस पर स्टोर हो गया, TDAY वेरिएबल में। हम बोल रहे हैं TDAY डॉट मंथ, मंथ कौन सा चल रहा है, अगस्त। अगस्त की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 8। आंसर कितना आएगा, 8। आगे बात समझ में। Which of these steps identify arithmetic and logic operations for solutions? इनमें से कौन अर्थमेटिक और लॉजिकल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करता है? ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक और लॉजिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, डिबग करना या फिर कोड। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप ये अर्थमेटिक और लॉजिक जो ऑपरेटर यूज करते हो, ये ऑपरेटर आप कहां पर यूज करते हो, एनालाइज करने के लिए यूज करते हो, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो? कौन अंडरस्टैंड करता है इन सब चीजों को, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, सारे ऑपरेटर्स, लॉजिकल हो, अर्थमेटिक हो, कोई भी ऑपरेटर हो, कहां पर आप राइट करते हो, कौन समझता है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर को समझ में क्या आते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम जो कि आप लिखते हो उसको बोलते हैं कोड। तो आंसर क्या होगा इसका, कोड। ठीक है ना, आप कोड पे ही तो देते हो। What does the CSV represent? CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सेपरेशन दिया है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है एक्चुअली, हो सकता है गलती से टाइप हो गया हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल का कोई ये है ना, ये होगा आंसर। आंसर गलत है, ये याद रखना, ये होगा आंसर इसका, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, आंसर डी होगा। ठीक है चलो, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी फाइल जिसमें जितनी भी वैल्यू है ना वो सारी कॉमा लगा लगा के लिखी हुई है, ऐसी फाइल को CSV फाइल बोलते हैं। आप उसको सेव कर सकते हो .csv से। पाइथन में हमारे पास CSV डायरेक्ट मॉड्यूल होता है जिसकी हेल्प से ऐसी फाइल्स पर हम काम कर सकते हैं। और एक बात समझ में, जैसे कोई एक फाइल है, उस फाइल में आपने सारे नाम लिख रखे हैं आप लोगों के, कॉमा लगा लगा, या सबकी मेल आईडी लिख रखी है कॉमा लगा लगा, या सबके कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं कॉमा लगा लगा के, ऐसी फाइल को हम बोलते हैं CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जिसमें सारी वैल्यूज किससे सेपरेट किससे सेपरेट होती है, कॉमा से। Which of the following is an environment variable consisting of a list of dictionary? Which of the following is an environment variable consisting a list of dictionary? क्या है हमारे पास, एक लिस्ट है किसकी, डिक्शनरी की। तो देखो कहां पर होता है ये सारा चीज, पाइथन पाथ। आपको किसी भी वेरिएबल का पाथ अगर जानना है तो हमारे पास डायरेक्ट एट्रीब्यूट होता है, कौन सा, पाइथन पाथ। Which operator is used फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन? कॉन्कैटिनेशन मतलब साथ में लिखना, तो कौन सा ऑपरेटर होता है हमारे पास, ये प्लस। प्लस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, और ये जो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई वाला, इसको बोलते हैं रिपीटेशन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? देखना जरा ध्यान से, यहां पर नन, यहां पर एक लिस्ट है और उसके अंदर क्या है, नन। नन हमारा कीवर्ड होता है, एक कीवर्ड डाला हुआ है इसका अंदर, क्या, नन। और हम बोल रहे हैं इसको क्या कर दो, रिपीट कर दो, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। आ रही बात समझ? तो पूछा गया है लेंथ कितनी होगी इसकी, आई की लेंथ कितनी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 बार रिपीट हो रहा है तो लेंथ का काम तो होता है नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करना, 10 बार रिपीट हुआ है तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 10। आगे बात सुन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? देखना जरा ध्यान से,
यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया है FUNC नाम से, जो एक वैल्यू यानी एक पैरामीटर, एक आर्ग्यूमेंट या एक वेरिएबल लेगा, उसको स्टोर करेंगे हम x में। ठीक है, अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, कौन सा? ग्लोबल। क्या नाम है वेरिएबल का? y, और जो कि क्या है? ग्लोबल है। फिर हमने बोला y की वैल्यू को हम कर देंगे कितना? 10, और रिटर्न करेंगे, यानी इस फंक्शन से बाहर क्या निकलेगा? x प्लस वाई। जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी y की वैल्यू होगी, वो रिटर्न होगी। हमने ऐसा बोला। बाहर देखना क्या हुआ है, हमने y को कितना दिया हुआ है? 5। ये 5 हमारा फंक्शन के बाहर है, ठीक है ना। और आप फंक्शंस कितने भी डिफाइन कर लो, हमें ये तो पता है ना कि आउटपुट हमें उन्हीं फंक्शंस के मिलते हैं जिनको कॉल किया जाता है। बना के आप 10, 20, 50 फंक्शंस रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप उनको कॉल नहीं करोगे तब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये तो हमारा अभी हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, बाहर एक वेरिएबल बना लिया y = 5। अब देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। हमने फंक्शन को कॉल किया किस वैल्यू के साथ? 3 के साथ। ठीक है, तो जो 3 वैल्यू है ये हमारी यहां से किस में चली जाएगी? x में। ठीक, अंदर आए ग्लोबल वेरिएबल बना 10, x में कितना है? 3, y में कितना है? 10, क्या हो गया? 13। यहां से क्या रिटर्न होकर आएगा? बोलो 13। और बाहर निकले हम प्रिंट कर रहे हैं किसको? y को। y कितना प्रिंट करके देगा? 10। क्यों? y ने ये 5 क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस 5 को कॉल किया ही नहीं गया, इस 5 को कॉल किया ही नहीं गया। ये जो y है, y एक ग्लोबल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है y? एक ग्लोबल वेरिएबल है जो सब हर कोई एक्सेस कर सकता है इसको। इसकी वैल्यू जो भी चेंज करेगा वो चेंज सारे सबको दिखाई देगा, क्योंकि ये ग्लोबल है। आ रही बात समझ में? तो जैसे ही फंक्शन कॉल किया जाएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हो और फिर आप y को प्रिंट कर रहे हो, तो y 5 प्रिंट करके देगा, क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। और जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, हम अंदर जाएंगे नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये ग्लोबल वेरिएबल बनेगा नहीं y, और वो y की वैल्यू को 10 कर नहीं पाएगा। आ रही बात समझ? यानी अगर ये हमने नहीं किया होता और आपसे बोला गया होता प्रिंट करो y को, y की वैल्यू कितनी, तो y क्या करता? इस वाले को उठाता 5 को, क्योंकि फंक्शन तो कॉल हुआ ही नहीं ना। फंक्शन कॉल नहीं हुआ तो y की वैल्यू क्या 10 हो नहीं पाएगी। तो फिर y की वैल्यू ग्लोबल वाली कौन सी उठेगी? 5 उठेगी। आ रही है बात समझ? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ कोड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? डीबगिंग बोलते हैं। बग मतलब एरर, त्रुटि, है ना। उनको फाइंड करना और उनको रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं। कंपाइलिंग आप जानते ही हो, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है कंपाइलिंग, जिसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं। रनिंग कोड रन हो रहा है, वो भी आप जानते हो। टेस्टिंग, अलग अलग एनवायरमेंट में अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कि प्रॉपरली हर जगह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग। आ रही बात समझ? What will be the output of below Python code? एक str1 करके एक स्ट्रिंग बनाई है, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इसमें, और फिर हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को कोई बताएगा क्या बोलते हैं? यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वगैरह देते हो, क्या बोलते हैं इसको? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो। स्लाइसिंग बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। यानी इस स्ट्रिंग से कोई पार्ट स्लाइस करके अलग निकालना, बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग बोलते हैं। तो स्लाइसिंग में ये जो 2 है ये स्टार्ट है, और 8 जो है ये एंड है, और हमें पता है जो भी एंड वैल्यू होती है हम उससे एक पहले रुक जाते हैं, यानी हमें निकालना है 2 से 7 तक। 0 1 2 2 3 4 5 6 7, यानी क्या निकल के आएगा? फॉर्मेट। आ गई बात समझ? 2 से लेकर 7 तक क्या है आंसर? फॉर्मेट। ये 0 है, ये 1 है, यहां से निकल के आया 2 से लेकर 7 तक आंसर क्या आएगा? फॉर्मेट। What will be the output of following Python code?
एक फंक्शन डिफाइन किया है क्यूब, जो रिटर्न करके देगा x में आपने जो भी दिया हुआ है उसका क्यूब रिटर्न करके। हमने 3 दिया, 3 का क्यूब आएगा, कितना आएगा? Which function is used to convert a string to an integer in Python? पता है हमें, डायरेक्ट int फंक्शन दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, int फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट फंक्शन दिया हुआ है। A statement is used when a statement is required, ये सिंटेक्स में, बट यू डोंट वांट एनी कोड टू एग्जीक्यूट, यानी आपने क्या किया है, कोई एक ऐसा ब्लॉक, कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो सिंटेक्स में तो सही है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर किसी भी फंक्शन, पाइथन में कोई भी ब्लॉक, कोई भी फंक्शन, कोई भी लूप, इफ एल्स वगैरह, किसी भी ब्लॉक को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आप चाहते हो एम्प्टी रखना है ना, तो उसमें हम क्या देते हैं, पास स्टेटमेंट देते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? पास। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कोई लूप चलाया, मान लेते हैं फॉर आई इन रेंज 10 दे दिया और मैं लूप चला और मैं चाह रहा हूं उसकी बॉडी खाली रहे, तो उसकी बॉडी खाली नहीं रह सकती। आपको यहां पर क्या देना पड़ेगा? पास स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन आपने बनाया, वो आप चाह रहे हो कि एम्प्टी रहे, तो आप क्या दोगे? पास स्टेटमेंट। आप लोगों के दिमाग में ये चीज आई होगी, ख्याल आया होगा ऐसा कुछ, कि जब एम्प्टी है तो हमने बनाया क्यों, जब खाली ही रखना है तो हमने बनाया क्यों? ऐसा भी तो आ सकता है। समझना जरा ध्यान से, जब कोई बड़े प्रोजेक्ट पे या किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम होता है ना, तो मॉड्यूल्स किस नाम से बनाए जाएंगे, फंक्शंस किस नाम से बनाए जाएंगे, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो मुझे तुम सब लोगों को क्या करना था, अपने अपने तुम सब लोगों को एक एक फंक्शन देना था और आप लोग उसमें अपने आइडियाज कोड करके मुझे वापस करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने आप सबके नाम से फंक्शंस बना के रख लिए और उसकी बॉडी को पास कर दिया, नहीं खाली कर दिया, और वो फंक्शंस आप तक पहुंचा दिए सबके नाम के, जो जिसके नाम का है। आप उसके अंदर से वो पास स्टेटमेंट हटाओगे, अपना वाला लॉजिक लिखोगे और ये सारे आप सब लोग करके मुझे वापस कर दोगे। तो मुझे उससे पता चलेगा आपने ये काम किया, आपने ये काम किया, आपने ये काम किया। या मुझे सबको अलग अलग टास्क असाइन करना था, तो सबको उन टास्क के नाम से मैंने फंक्शन बना के उसको एम्प्टी करके आपको दे दिया। आप उसको फिर क्या करोगे, कोड को राइट करोगे। आ रही बात समझ में? क्यों बनाते? ताकि नाम ना हो, वरना आप लोगों को मैं बोल दूं कि अपना अपना लॉजिक लिख के दो, तो तुम लोग फंक्शंस के नाम तो कुछ भी बना के दे दोगे ना, जो तुम लोगों का मन करेगा। मुझे समझ में नहीं आएगा आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने फंक्शन के नाम क्या नाम दिए हैं और किसने क्या नाम दिया है, मुझे क्या पता। इसलिए मैं पूरा स्ट्रक्चर पहले से बना दूंगा, जिसमें फंक्शंस के नाम क्या होंगे, है ना, ये सब बना के मैं पूरा डिफाइन करके रख दूंगा और फिर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आप लोग उसमें अपना कोड राइट करो, ताकि मुझे पता चल, ये भी चल जाएगा ये फंक्शन मैंने इस काम के लिए बनाया था और इसको मैंने इसको असाइन किया था। हरी बात समझ? इस स्टेटमेंट को बोलते हैं पास स्टेटमेंट। किसी भी पाइथन के ब्लॉक को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर खाली रखना है तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें? पास स्टेटमेंट। ब्रेक तो पता ही है, टर्मिनेट स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू पता ही है, बाईपास स्टेटमेंट होता है। पास। What will be the output of following pseudocode? Pseudocode मतलब false code algorithm, है ना? Where this represent XOR, हमें पता ही है ये XOR रिप्रेजेंट करता है। क्या बोल रहे हैं? B की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 1 है, और आपसे बोला गया है A और B का क्या करना है? XOR करना है। तो करो जरा XOR A और B का। A की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का बाइनरी कितना होगा? 1। 5 का बाइनरी कितना होगा? 101 होगा। ऊपर 2 0 और लगा दो। अब करते हैं XOR। XOR हमें पता है क्या होता है, अगर सेम बिट्स हैं तो 0 और अलग अलग है तो 1, है ना। यानी 0 0 है तो भी 0, 1 1 है तो भी 0। अगर 0 1 है या 1 0 है तब 1 आएगा। आ रही बात समझ? तो देखो 0 यहां पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 4, 4 है। आंसर कितना आएगा? Which of the following is true about recursion? Recursion का मतलब होता है
ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई फंक्शन अपनी ही बॉडी के अंदर अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सन। क्या बोलते हैं? रिकर्सन। और ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं रिकर्सिव फंक्शन। आ रही बात समझ? ये लूपिंग का एक ऑल्टरनेटिव होता है। आप लूप चलाते हो ना, लूप चलाने के फॉर और व्हाइल लूप ये सब वगैरह चलाते हो आप, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आपको फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल निकालने के लिए लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेकर जो भी नंबर हमने लिया है। अगर आप मतलब ये जो रिकर्सन होता है, रिकर्सन इस चीज का एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये लूप का एक ऑल्टरनेटिव होता है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा रिकर्सन के मामले में, तो देखना जरा। रिकर्सन ऑलवेज इंप्रूव द परफॉर्मेंस। रिकर्सन हमेशा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करता क्योंकि इसको एक लार्ज मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू दे दोगे इसको निकालने के लिए तो इस पर ये कभी कभी फेल हो जाता है। रिकर्सन इज यूज ओनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये भी नहीं है, क्या सिर्फ आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में ही यूज करते हो। पाइथन डज नॉट सपोर्ट रिकर्सन, ये तो गलत ही है, पाइथन सपोर्ट नहीं करता रिकर्सन, ये बोलना है। रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस केस, ध्यान से सुनना, बेस केस वो होता है कि हमारे रिकर्सन को कब बंद होना है। अगर हम बेस केस नहीं बताएंगे, अगर हम बेस केस नहीं बताएंगे तो हमारा जो रिकर्सन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, चलता ही रहेगा। इसलिए बेस केस बताना बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ? In context of slicing in Python, analyze the correctness of the following statement. आपको बताना है ये दो स्टेटमेंट दिए, एक S1 दिया है कि S2 दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों करेक्ट नहीं है। While slicing, if we don't pass start, अगर स्लाइसिंग में हम स्टार्ट स्टेटमेंट स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं, देन इट कंसीडर्ड एज 1, तो वो अपने आप क्या मान लेता है, 1 मान लेता है। क्या ये सही है? नहीं। 1 क्यों मान लेगा अपने आप? 1 क्यों मानेगा? स्लाइसिंग तो 0 से मानेंगे ना, तो 1 नहीं होता। इफ वाइल स्लाइसिंग इफ वी डोंट पास स्टेप वैल्यू, अगर हम स्टेप वैल्यू नहीं देंगे तो अपने आप स्टेप वैल्यू को कितना मान लेता है, 2, ये भी गलत है। स्टेप वैल्यू को 1 मानता है, अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो क्या मानेगा, 1 मानेगा। अभी हमने स्लाइसिंग की थी पिछले में, उसमें स्टेप वैल्यू तो नहीं दी थी ना, सिर्फ स्टार्ट और एंड दिया था, स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिक उसने क्या मान ली थी, 1 मान ली थी। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे, गलत। The NumPy array object has a property called that returns the data type. हमें पता है D type हमारा क्या होता है, D type हमारा ऑब्जेक्ट है, एक एट्रीब्यूट है NumPy का जो क्या बताता है, किसी का भी डेटा टाइप। अगर आपको चेंज करना होता आप ऐसा करते थे ना, D type इक्वल जैसे इंटीजर करना है तो आप int लिख देते थे, है ना, क्योंकि डिफॉल्ट NumPy का जो डेटा टाइप होता है वो तो फ्लोट होता है ना, फ्लोट 64, कल ही हमने डिस्कस किया था। डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्लोट 64 होता है, और हमको अगर चेंज करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके अंदर जाकर क्या कर देंगे, डी टाइप इक्वल इंट कर देंगे, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट से क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इंपोर्ट NumPy एज NP। ए एक एरे बनाई है 1 2 3 दिया है, बी एक एरे बनाई है 4 5 6 दिया है। आपसे बोला गया है ए और बी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो याद रखना ऐड कैसे होगा, पहली एरे का पहला आइटम दूसरी एरे के पहले आइटम से ऐड हो जाएगा, एक आइटम बन जाएगा। तो देखो 1 4 से ऐड हुआ, 5 2 से हुआ, और 6 3 से हुआ। आ रही बात समझ में? तो आंसर क्या आएगा, 5 7 और 9, 5 7 9। और ये एडिशन में ही नहीं, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, मॉडुलस हो, कुछ भी हो, सब में काम करेगा। ये NumPy है, न्यूमेरिकल पाइथन, ये एज अ नंबर्स ही रीड होंगे ऑपरेटर आपके। हाँ, अगर ये NumPy एरे नहीं होती, सुनना ध्यान से, अगर ये लिस्ट होती 1 2 3 4 5 6, अगर ये क्या होती, लिस्ट होती, एरे ना होती, और फिर मैं a प्लस बी पूछता,
तो ये दोनों कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, यानी क्या आता 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाता। अगर ये टपल होती तो भी ऐसा हो जाता। आ रही बात समझ में? लेकिन क्योंकि ये क्या है, नमपाई एरे, नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, यानी ये जो है ये नंबर्स हैं, ठीक है, तब यहां पर ये जो प्लस है ये कैसा काम करेगा, एडिशन का काम करेगा, जोड़ने का काम। नमपाई एरे ही हमारा वो मॉड्यूल है, एक्सटर्नल मॉड्यूल। हाँ मोस्टली इसी में, क्योंकि स्ट्रिंग वगैरह है सब में कॉन्केट, प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन होता है अगर डायरेक्ट नंबर नहीं है तो। ठीक, बोलो। What will be the output of following Python code? D का डेटा टाइप बताओ, डिक्शनरी। फॉर x, y इन D प्रिंट करना है x, y को। एक बात याद रखना कि यहां पर आप क्या बोल रहे, देखो इन D का मतलब D तो डायरेक्ट इटरेट हो रहा है, यानी डिक्शनरी में इटरेट कर रहे हैं, और डिक्शनरी में हम जब डायरेक्ट इटरेट करते हैं तो हम इटरेट करते हैं उसकी कीज पर, करते हैं या नहीं करते, क्योंकि डी लिखा है ना। अगर डी डॉट वैल्यूज लिखा होता तो वैल्यूज में ट्रेड करते, अगर डी डॉट आइटम्स लिखा होता तो हम आइटम्स पे ट्रेड करते। आ रही बात समझ? तो यहां से क्या है, कीज 0 1 और 2, सबसे पहले क्या निकलेगा 0, और 0 की हम पैकिंग कर रहे हैं। देखो x, y, x, y में हम क्या कर रहे हैं, 0 को पैक कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं पाएगा। हो पाएगा क्या, एक आइटम दो जगह पैक करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर यहां से दो आइटम निकल रहे होते तब तो ठीक था। तो बात समझ में आ गई? यहां पर क्या आएगी, एरर आएगी। अगर सिर्फ यहां पर x या y लिखा होता और उसको हम प्रिंट कर रहे तो प्रिंट होकर आता क्या, 0 1 2, डिफॉल्ट है ये, कीज पर इटरेट करते हैं। अगर यहां डी ना होता, डी डॉट कीज होता तब भी यही आता। अगर डी डॉट वैल्यूज होता तो फिर आता ए, बी और सी। अगर डी डॉट आइटम्स होता तो फिर इसके एक एक आइटम निकल के आते, कैसे 0 1 ये पहला आइटम, 0 ए, 0 ए ये पहला आइटम, फिर 1 बी ये दूसरा आइटम, और 2 सी तीसरा आइटम, ये आइटम्स। तो डी डॉट कीज, डी डॉट वैल्यूज और डी डॉट आइटम्स। What is the significance of continue? कंटिन्यू को हम क्या बोलते हैं, बाईपास स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। यानी जैसे ही कंटिन्यू चलता है वो नीचे का स्टेप छोड़कर वापस पहुंच जाता है अपने इटरेशन के पास, इटरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बात समझ में? तो क्या एग्जिट द लूप, नहीं, एग्जिट करने के लिए नहीं होते। एग्जिट के लिए तो अपन क्या यूज करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। तो स्किप द रिमेनिंग कोड, नीचे का कोड छोड़ो, एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन, अगर लूप को आगे बढ़ाओ, ये सही है। टू रीस्टार्ट द लूप फ्रॉम द बिगिनिंग, ये तो होता ही नहीं है। टू प्रिंट द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू, ये भी नहीं होता। Which of the following program planning tool allow the programmers to plan program logic by writing program instructions in an ordinary language? एक ordinary language में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप लिख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडो कोड बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। सीडो कोड, एल्गोरिथम क्या बोलते हैं इसको, सीडो कोड बोलते हैं। एल्गोरिथम को ही हम क्या बोलते हैं, सीडो कोड बोलते हैं। और उसी सीडो कोड का जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप तैयार करते हो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। और फिर जब आप उसको कोड करते हो, लिखते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको कोडिंग बोलते हैं। आ रही बात समझ? What is the correct syntax to return index of all items that has the value 4 from the array below? वैल्यू जिसकी जिसकी 4 है उन सब का इंडेक्स रिटर्न करना है। आपकी एरे में जो भी 4 वैल्यू रख रहे हैं उन सब की इंडेक्स का रिटर्न करना है। याद रखना हमारा फंक्शन होता है np.where, np.where कंडीशन है क्या, ARR इक्वल 4, ARR में जैसे ही क्या मिले 4 मिले, उसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो क्या रिटर्न होकर आएगा, 0 1 1, फिर क्या रिटर्न होकर आएगा बोलो,
देखो ना 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्सेस आ जाएंगे, जहां जहां पर 4 वैल्यू मिलेगी वो वाले इंडेक्स हमारी प्रिंट होकर आ जाएगी। तो 1 पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, 5 पर मिल रहा है और 6 पर मिल। आ गई बात। और अरे इंडेक्स पता है क्या होती है? इंडेक्सिंग जो होती है वो कैसे दी गई है? इसकी इंडेक्स क्या है? 0 से चालू होती है इंडेक्सिंग पॉजिटिव, नेगेटिव होती है -1 से। 0 1 2 3 4 5 6। आपसे बोला गया जब भी वैल्यू 4 मिले उसकी इंडेक्स निकाल दो। कब मिल रहा है? एक यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, एक इधर पे और एक इधर पे, ये वाली इंडेक्स प्रिंट होके आ जाएंगी। तो ये काम कर कौन रहा है? ये फंक्शन हमारा np डॉट वेयर a_r = 4, क्योंकि हमसे बोला गया जैसे ही वैल्यू जिसकी जिसकी वैल्यू 4 हो उसकी इंडेक्स निकालनी है हमें सारी। आ गया? What will be written after calling modulus? मॉडुलस क्या करता है पता है ना? मॉडुलस दिस एंड मॉडुलस दिस, 3 मॉडुलस लगाए। पहला वाला मॉडुलस देखो, 95 से 100 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। तो इस वाले से कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। यहां पर देखो 100 से 95.3 को डिवाइड करोगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पर कितना आ गया? पूरा पूरा 95.3 एज इट इज निकल के आ गया बाहर। और यहां पर क्या 12 से 12 को करोगे पूरा पूरा चले जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 5 95.3 और 0। ठीक है ना? कोई डाउट है बोलो। Which of the following is not a valid mode to open a file? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा वैलिड मोड नहीं है ये बताना है। आ रही बात? सुनना अब मेरी बात ध्यान से। रीड, राइट, अपेंड और एक्सक्लूसिव, ये तो 4 अपने मोड है ये। R प्लस, W प्लस, A प्लस, X प्लस, एक्सटेंसिव हो गए, बढ़ गए, यानी रीड और राइट दोनों हो गए। अगर बाइनरी की बात करें, RB, WB, AB, ये बाइनरी के लिए हो गए। और इन पर क्या करना है? हमें प्लस करना है, यानी इनको भी क्या करना है? एक्सटेंड करना है बाइनरी के लिए। आप R प्लस B बोल सकते हो, आप W प्लस B बोल सकते हो, आप A प्लस B बोल सकते हो बाइनरी के लिए। आगे बात सुन। अगर टेक्स्ट फाइल के लिए ये जो है इनको हमें बताना भी है कि ये टेक्स्ट फाइल के लिए, तो R प्लस T ये टेक्स्ट के लिए हो गया, W प्लस T हो गया किसके लिए? राइट फॉर टेक्स्ट फाइल, अपेंड प्लस किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। तो इस तरीके से मोड दिए यार। ये जो है ना आपका रीड और राइट दोनों साथ में आ गए, ये तरीका गलत है। इस टाइप से आप मोड नहीं दे सकते। आगे बात समझे? तो ये सारे ही सही है। रीड प्लस फॉर टेक्स्ट फाइल, अपेंड फॉर बाइनरी, राइट प्लस फॉर टेक्स्ट फाइल। What is the output of the following code for I in range 10? I की रेंज कितनी है? 10। आगे बात समझ में? I में बारी बारी 1 से 10 तक आएगा। जैसे ही I की वैल्यू 5 होगी हम ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? और अगर I की वैल्यू 5 नहीं है तो उसका एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो हम I की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और वो भी एक ही लाइन में। I में सबसे पहले क्या आया? 0, फिर क्या आया? 1 2 3 4, और I में जैसे ही 5 आया तो हम बाहर निकल गए। तो 0 से 4 तक। An input that result the shortest execution time, ऐसा रिजल्ट जिसमें
सबसे जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, ऐसा केस जिसमें सबसे जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, कौन सा था वो? बेस्ट केस। कल ही डिस्कस किया था, जिसको ढूंढना था वो सबसे पहले मिल गया, वो बेस्ट केस है। और वर्स्ट केस क्या होता है? जिसको ढूंढना है वो सबसे लास्ट में, ढूंढते 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 सबसे लास्ट में मिला वो, और कहीं बीच में मिल गया, एवरेज केस। आगे बात समझ में? तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस का जो टाइम होता है डिवाइड 2 से कर दो, क्या बन जाता है? एवरेज केस। numpy package is capable to do fast operations on array। सही है। which of the following will never be display on executing, देखो जरा ध्यान से, रैंडम डॉट चॉइस, इनमें से कोई एक आइटम डिस्प्ले होगा। अब हमें पता है जब भी ये डिक्शनरी है ना, और डिक्शनरी में ट्रेड कर रहे हो तो कीज पर ही होगा, यानी 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 और 3 कभी नहीं आएंगे। आगे बात समझ, कीज पर ही ट्रेड करोगे ना, और कीज तो 0 और 2 है ना, वैल्यू पे कर ही नहीं रहे। Which algorithm flowchart is used to find the summation? सम करना है, समेशन के लिए समेशन एल्गोरिथम। जरा ये समझना, ये बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ये सॉर्टिंग की टेक्निक होती है। सॉर्टिंग मतलब डेटा को अरेंज करना किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। और बात समझ, जैसे बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं और उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, आपको अरेंज करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसके लिए ये सॉर्टिंग की एल्गोरिथम यूज होती हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब सॉर्टिंग की एल्गोरिथम। आ रही बात समझ? और स्वैप एल्गोरिथम तो कर नहीं रहे, स्वैप मतलब दो वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करना। ए का डेटा टाइप बताओ, ए का डेटा टाइप बताओ क्या है? सेट है ये, क्योंकि करली ब्रैकेट लगा है, लेकिन वैल्यू की और वैल्यू के हिसाब से नहीं दी गई है, डायरेक्ट वैल्यू कॉमा लगा के दी है। ये क्या बना है? सेट है। दो सेट दिए हैं, ए और बी, और आपसे बोला जा रहा है इन दोनों सेट को प्लस कर दो। अब सेट में प्लस का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। सेट्स में प्लस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सेट्स में क्या चीजें होंगी? यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, ज्वाइन, सुपर सेट, सब सेट, ये सब चीजें होती है। Which of the following is not a built-in data type? इनमें से कौन सा built-in data type? देखो, मैथ्स, ओएस और डेट एंड टाइम ये built-in है, आपको इनको अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप अपने प्रोग्राम में कभी इंपोर्ट ओएस लिखते हो? नहीं लिखते हो। लेकिन अगर आपको क्या यूज करना है? रैंडम फंक्शन यूज करना है। क्या यूज करना है? रैंडम यूज करना है। ये रैंडम एक मॉड्यूल है एक्सटर्नल, जैसे numpy एक्सटर्नल है वैसे ही रैंडम है। तो अगर रैंडम, अभी देखा था रैंडम डॉट चॉइस वाला फंक्शन यूज किया था, चॉइस फंक्शन यूज किया ना, तो आपको रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल। आउटपुट क्या होगा? 34 को 5 से फ्लोर डिवाइड करो, कितना आएगा? 6। बोलो, 34 को 5 से मॉडुलस करो, कितना आएगा? 4। रिमाइंडर बताएगा ना, ये हो गया 4, दोनों को जोड़ दो, ठीक। फंक्शन फैक्टोरियल को कॉल किया, वैल्यू किसके साथ? 3 के साथ, और ये फंक्शन है फैक्टोरियल के लिए। आ रही बात समझ? ये दिख रहा है? इसमें ये जो आपने कंडीशन दे रखी है ना कि n जैसे ही 0 होगा बाहर निकल जाओ, यही है बेस केस, जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। बेस केस क्या है ये? कब हमें बाहर निकलना है? जब n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर नहीं है
तो क्या रिटर्न करना है हमें, n में जो भी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करना है और फैक्टोरियल अपने आप को फिर से कॉल करेगा एक वैल्यू कम करके। आ रही बात समझ में? तो देखो यहां कहीं लूप लगाया क्या, नहीं है, लेकिन ये काम हो रहा है, लूप चल रहा है। देखना कैसे चल रहा है, ध्यान से देखना। मान लो n में आपने 3 नहीं दिया, 5 दिया हुआ है, मान लो पहले। तो देखना यहां से n की वैल्यू 5 हुई, क्या n 0 है, नहीं है, तो ये चीज होगी, रिटर्न होगा n और फैक्टोरियल अपने आप को फिर से कॉल करेगा एक वैल्यू कम करके। यानी यहां से क्या रिटर्न होगा, 5 रिटर्न हुआ और फैक्ट ने अपने आप को फिर से कॉल किया किस वैल्यू के साथ, 4 के साथ किया, तो फैक्ट ने अपने आप को फिर कॉल किया। अब n 4 हो गया, क्या n 0 है, नहीं है, तो अब फिर यही होगा, अब की बार 4 निकलेगा और ये 3 हो जाएगा। फिर ये अपने आप को कॉल करेगा, अब क्या निकलेगा, 3 निकलेगा और f कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहां से 2 हो जाएगा और f कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहां से 1 निकलेगा, है ना, और f कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही f के अंदर 0 जाएगा लूप चलना बंद हो जाएगा। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, और फैक्टोरियल यही तो होता है। तो देखो बिना लूप चलाए हमने लूप चला दिया ना, तो ये लूपिंग का ही एक अल्टरनेटिव है, रिकर्सन, इसी को रिकर्सन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं, जहां पर बेस केस देना जरूरी है। अगर हम ये नहीं देते तो ये और घटता चला जाता, 0 के बाद -1 हो जाता, -2 हो जाता, -3 हो जाता, होता चला जाता। इसलिए बेस केस देना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था अभी कि मान लो 5 है और आपने बोला है यहां पर प्रोग्राम में कि 3 दिया है, तो 3 दिया है तो क्या आएगा, 3 2 1 का मल्टीप्लाई, है ना, आंसर क्या आएगा, 6। Which of the following are immutable data type? हमें पता है immutable जिनमें चेंजेस अलाउ नहीं है। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, टपल है, ऑल ऑफ दीज सारे ही immutable हैं। What will be the output of the following Python code? RE, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है, RE find all good, find all पहले वाले में कितने गुड है, 3, और दूसरे वाले में कितने हैं, 2। कुछ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? चलो इसको देखेंगे, इसको जरा ध्यान से। फाइंड ऑल, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? एक फंक्शन डिफाइन किया हमने से, और उसमें 2 वेरिएबल दिए हैं, मैसेज और टाइम। प्रिंट कर रहे हैं हम मैसेज का मल्टीप्लाई टाइम से। कॉल किया हमने हेलो से, तो हेलो गया किसमें, मैसेज में, टाइम की वैल्यू 1 है, हेलो कितनी बार प्रिंट हो गया, एक बार। फिर वर्ड से कॉल किया और 5 दिया, तो 5 गया टाइम्स में, वर्ड कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार, एक बार हेलो 5 बार वर्ड। Which among the following is not a Python IDE? इनमें से कौन सा पाइथन IDE नहीं है? सारे ही पाइथन के IDE। IDE मतलब जहां पर आप कोडिंग करते हैं, ये सब IDE है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा नहीं है? अपने तो सारे हैं ना।
व्हाट इज नमपाई? नमपाई क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन, है ना? तो एक लाइब्रेरी है न्यूमेरिकल पाइथन कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है, जिसमें हम मैथमेटिकल काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंक्शन? फंक्शन के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना। मॉड्यूलरिटी सपोर्ट करता है? बोलो, फंक्शंस में मॉड्यूलरिटी सपोर्ट होती है? होती है। मॉड्यूलरिटी मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते, फंक्शंस का यही तो मतलब है। हर काम के लिए हमने अलग अलग फंक्शन बना के रख लिए, बाद में उनको यूज करेंगे। इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी, ये भी सही है। कोड की क्या बढ़ती है? रीडेबिलिटी बढ़ती है। अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रखा है, उसको रीड करने में दिक्कत होगी, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल अलग अलग बना के रख दिए, उनको रीड करने में आसानी होगी। फैसिलिटेटिंग टेस्टिंग एंड डीबगिंग, टेस्टिंग और डीबगिंग भी आसानी हो जाती है। हमें पता है इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो हमें कौन सा वाला फंक्शन चेक करना है, ये भी हमें पता है। अगर हमें हर बार पूरा पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो टेस्टिंग करना, डीबगिंग करना भी आसान हो जाता है। क्या बोला है? डीबगिंग इज टेडियस। टेडियस का मतलब होता है थका देने वाला। आ रही बात समझ में? क्या होता है? थका देने वाला। तो क्या ये ऐसा है डीबगिंग इज टेडियस? नहीं, डीबगिंग तो आसान करना काम होता है ना हमारा, तो फंक्शंस का, है ना? जैसे कोई काम होता है ना, बहुत लंबे समय तक चलता है, बोर हो जाते हैं हम, थक जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं टेडियस। What will be the output of following Python code? Import date time. Date time को import किया है, date time dot date, ये हमारी हो गई date, और हम x को यानी date को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मेट जो होता है date का, वो क्या होता है? डैश लग जाता है। क्या होता है? डैश। और फॉर्मेट क्या होगा हमारा? 2017/6/18, ठीक है। 18 हमारी डेट है, 6 हमारा मंथ है, और ये हमारा ईयर है। What will be the output of following Python code? एक फंक्शन डिफाइन किया हमने C2F, बेसिकली ये ऐसा समझ लो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। रिटर्न कर रहे हैं हम क्या? C का मल्टीप्लाई 9/5 + 32, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, पता ही अपन को। C/5 इक्वल F माइनस 32/9। ये C और F का रिलेशन होता है ना डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, और डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन बन जाता है। तो आपसे बोला गया है क्या C की वैल्यू हम देंगे, तो हमने C में कितना दिया? 100 दिया। अब ये चीज हुई यहां पर, तो देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 + 32, यहां से 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया? बोलो, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई हुआ 9 से, कितना हो गया? 180। 180 में 32 जोड़ा, कितना हो गया? 21। आगे 0 से कॉल किया तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, सिर्फ क्या बच गया? 32। A .py file containing constants, variables, class, function, etc. related to a particular task can be used in other program is called। कोई एक .py वाली फाइल है जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, क्या क्या? फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, ये सब बने हुए हैं। उस फाइल को आप क्या बोलोगे? मॉड्यूल। पाइथन कोड इज, पाइथन का जो कोड होता है वो क्या होता है? क्या वो कंपाइल्ड होता है पूरा, या इंटरप्रेटेड होता है, या दोनों ही होते हैं? दोनों होते हैं, याद रखना। हालांकि हम बोलते हैं पाइथन जो लैंग्वेज है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन बिना कंपाइलर के तो कोई लैंग्वेज काम करेगी ही नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट कोड को भी तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है ना। आप जो कोड लिखते हो, कोड इंटरप्रेट होता है लाइन बाय लाइन, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो पूरा प्रोग्राम एक साथ ही करके बनेगा ना। तो याद रखना, पाइथन का जो कोड होता है वो क्या होता है? कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों ही होता है। और पाइथन लैंग्वेज आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पता है? आपने पाइथन में 8-10 लाइन का कोड लिख रखा है, ठीक है। मान लेते हैं आपकी 3rd लाइन में एरर आ रही है, तो आपका प्रोग्राम इन लाइंस को रीड करके यहां पर रुक जाएगा, ये वाली एरर आपको दे देगा और फिर यहां से रुक जाएगा, नीचे का रीड नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर ये कंपाइल्ड लैंग्वेज होती ना,
कंपाइल्ड, तो पूरा कोड एक बार में कंपाइल करके आपको सारी एरर्स एक बार में बता देता है, इस लाइन में ये एरर कर रहे हो, इस लाइन में ये गलती, इस लाइन में ये गलती। और ये इंटरप्रेटेड है, इसलिए क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है। जिस लाइन में दिक्कत आएगी वो वाली एरर दे देगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब ये आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। What will be the output of the following Python code? एक फंक्शन डिफाइन किया से हेलो, जो प्रिंट करेगा हेलो वर्ड। आपने 2 बार इसको कॉल किया तो 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ जाएगा, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। When we join string, हम जब 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं with a Python dictionary using a join, then जब आप 2 डिक्शनरी और डिक्शनरी को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्या ज्वाइन होगा, इटरेट किस में होगा, कीज पे। तो ज्वाइन क्या होंगी, उनकी कीज होंगी, याद रखो। इट विल ज्वाइन द कीज ऑफ पाइथन डिक्शनरी, नॉट द वैल्यू, क्योंकि डिफॉल्ट आइटरेशन किस पर होता है, कीज पर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डी कोड फंक्शन इन पाइथन? डिकोड क्या मतलब, डिकोड करना। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग को क्या करना, डिकोड करना, किसी भी स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, स्काई हो सकता है, यूनिकोड हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड, उससे डिकोड करना कहलाता है कि आपका डिकोड। कोडिंग डिकोडिंग समझते हो ना, कोड डिकोड। What is the purpose of time module? पता ही है सबको, टाइम किस लिए है, डेट और टाइम वैल्यूज पर काम करने के लिए, डेट टाइम इंप्रूव कर। अगला देखो, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 6 है। स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, वेरिएबल को रीड किया, हम बोल रहे हैं अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तब हम अंदर जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, नहीं है तो हमें इसके अंदर जाना ही नहीं है, इसको छोड़ो। तो फिर आए इसके एल्स पर, अंदर गए, क्या बी की वैल्यू सी से बड़ी है, बी की वैल्यू सी से बड़ी है तो यह वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, आगे बढ़ो, डिस्प्ले बी इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर ये भी नहीं होता तो फिर ये प्रिंट होकर आता। यू डोंट हैव टू पे फॉर पाइथन, यू कैन व्यू इट्स सोर्स कोड। इट मीन्स आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, ये फ्री है। इस चीज को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं कौन से सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने ओ लेवल में फर्स्ट बुक जब पढ़ी थी तो आप लोगों ने लाइब्रेरी ऑफिस पढ़ा होगा, पढ़ा था लाइब्रेरी ऑफिस। लाइब्रेरी ऑफिस भी ओपन सोर्स है। एमएस ऑफिस प्रॉपराइटी सॉफ्टवेयर है, वो प्रॉपराइटी है, और ये क्या है, लाइब्रेरी ऑफिस आपका क्या है, ओपन सोर्स है। विंडोज आप यूज करते हो, ये प्रॉपराइटी सॉफ्टवेयर, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, इसके पैसे लगते हैं। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ओबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, रेड हैट, ये सब क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब जिसका पैसा नहीं देना पड़ता, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो ना, फ्री है, समझ गया ना। रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न, ध्यान से सुनना जरा, आप एक फंक्शन के अंदर कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हो। आप एक फंक्शन के अंदर कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हो, लेकिन रिटर्न होगी हमेशा एक ही वैल्यू, एक ही रिटर्न चलेगा। आरी बात समझ। जैसे देखना, मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया, एक्स वाई जेड कोई भी, है ना। मैं कंडीशन दे रहा हूं, इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 तो रिटर्न करो 10, कुछ भी। एल्स इफ, यहां तो एलिफ चलता है ना, एल इफ x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रिटर्न करो 20, एल्स नहीं तो रिटर्न करो 30। तो रिटर्न मैंने कितने लगाए, 3 लगाए, लेकिन चलेगा एक ही,
क्योंकि जैसे ही कोई रिटर्न चलता है फंक्शन से हम बाहर निकल जाते हैं, अगले रिटर्न को चलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो आप अपने प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट कितने ही यूज कर सकते हो, लेकिन रिटर्न हमेशा एक ही होगा। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा फंक्शन हेडर सही है ये बताना। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से। यहां पर P खाली था ना, P को तो कुछ दिया नहीं था, तो जो खाली होते हैं उनको पहले रखते हैं, बताया था ना, बोलो, यह था ना अपन ने, भंडारा वाला कुछ था ना। इसके पास 2 कूड़ी पहले से रखी है, इसके पास 3 कूड़ी रखी है, पहले किसको होना चाहिए? जो खाली है, जिसके पास कुछ नहीं। यहां पर क्या है, इसके बाद 2 कूड़ी पहले से है, इसके बाद 3 कूड़ी है, इसको अपने लास्ट में दे रखा है, जबकि इसको तो कहां होना चाहिए, पहले होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे यहां पर है, इसमें Q को बीच में बैठा रखा है, जबकि इसको कहां होना चाहिए, पहले होना चाहिए। इसमें P तो सही है, Q भी सही, ये S जो है लास्ट में, इसको भी पहले होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अरे कुछ भी फंक्शन होता है कहीं पर, तो सबसे पहले जैसे कोई निपट गया तो 13 दिन बाद उसका एक फंक्शन होता है ना, नहीं होता? अरे वो भी तो फंक्शन है, फंक्शन का क्या मतलब होता है? जहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो वही फंक्शन है। कोई खुशी का फंक्शन होता है, कोई ऐसे ही तो। अब जैसे शादी होती है, शादी के अगले दिन जो होता है फंक्शन, वो खुशी का होता है या गम का होता है? कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग दुखी रहते हैं। लड़का कंफ्यूज रहता है, उसे खुश होना है कि उसे रोना है, ऐसे ही रहता है ना, बोलो ना। वैसे ही अब जब वो होता है जो आप बोलते हो 13 दिन बाद, 13 ही बोलते हो ना, तो वहां पर सबसे पहले किसको बुलाया जाता? वो भूखे लोग जो हमेशा भूखे रहते हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता, उन्हीं को बुलाते हो ना सबसे पहले। कौन है वो लोग, है ना? तो उनको सबसे पहले कराओ भोजन, वो भूखे लोग, उनको सबसे पहले। बाकी तुम्हारे जो रिश्तेदार है उनको बाद में निपटाना होता है। आ रही ना बात समझ में? तो यही है वो। ठीक है, समझ में आ गया?